नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर यदि आप बिजनेस चलाते हैं, अब बिजनेस के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आपको बैंक में किस तरह अप्रोच करना पड़ेगा और बैंक को जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ये कुछ चाहिए वो आप किस तरीके से दे सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है तब आप बिजनेस लोन के लिए बैंक में जाते हैं कि आपको व्यापार चलाने के लिए लोन चाहिए। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे व्यापारी पहले से हिचकिचाते हैं बैंक में जाने के लिए कि लोन प्रपोजल लेके क्या जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। और फिर कई बार क्या होता है कि अगर वो जैसे तैसे हिम्मत करके आ भी जाते हैं तो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर खराब नहीं है क्या, या आपकी डेब्ट कवरेज रेशियो है या नहीं। कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिससे वो और ज़्यादा थोड़ा टेंस में आ जाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि बैंक आपको किस लिए मना करता है कि या तो आपके पास कोलाटरल नहीं है, या आपने नया बिजनेस शुरू किया है, या आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो। कई बार क्या जनरली जो प्रपोजल रिजेक्ट्स होते हैं ना, उसका मेन कारण होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता ब्रांच मैनेजर से बात करने का। अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रख के ब्रांच मैनेजर से बात करोगे ना तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको प्रपोजल सैंक्शन हो जाए। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम। अब बैंक भी क्या करेगी, बैंक भी की कुछ रियलिटीज है इंडिया में जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी जैसे बिजनेस टुडे में 17 नवंबर 2020 को न्यूज़ आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितना भी मुद्रा लोन दिए गए हैं वो 20% एनपी है। और अगर सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का देख ली जाए तो 18,336 करोड़ के जो सिर्फ व्यापार के लिए लोन दिए गए हैं वो एनपी है। तो एक ये भी रीज़न है कि जनरली ब्रांच मैनेजर कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना प्रपोजल प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि बैंक लोन कौन कौन से लोन देता है व्यापारियों के लिए। क्योंकि हमें जब बेसिक नॉलेज होगी ना तो हम अपने आप को सही ढंग से कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे ब्रांच मैनेजर। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक क्या करता है, दो तरह के लोन देता है व्यापारियों को। एक देता है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में आपने सुना होगा लिमिट, कि बैंक ने लिमिट सैंक्शन कर दी, तो वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। मतलब आप पैसा डिपॉजिट करो, निकालो, जितना पैसा आप बैंक का यूज करोगे उस पे आपको ब्याज देना है। एक होती है टर्म लोन। टर्म लोन जनरली व्यापारी या बिजनेसमैन तब लेता है तब उसको कोई प्लांट और मशीनरी लगानी होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसका रिटर्न उसको अगले 5 या 10 सालों में मिलेगा। उस चीज के लिए टर्म लोन लिया जाता है। आइए हम और डिटेल में देख लेते हैं। मान के चलिए आपने एक ऑयल मिल लगाने का प्लान बनाया। ऑयल मिल आपका लगा 2 करोड़ में, तो ऑब्वियसली बात है आप बैंक के पास अप्रोच करेंगे तो बैंक आपको इस केस में टर्म लोन देगा। अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 करोड़ है तो बैंक लगभग 1.5 करोड़ के करीब आपको लोन सैंक्शन कर सकता है और वो आपको टर्म लोन देगा जो कि आपको 5 साल 10 साल में रीपेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट में। अब जो ओवरड्राफ्ट और लिमिट की फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है आपकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो डे टू डे में जो यूज करेंगे, मान के चलिए आपने अपनी एक फैक्ट्री लगा रखी है। फैक्ट्री के लिए क्या करना होता है, आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। रॉ मटेरियल लेने के बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनेगा। फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद वो गोदाम में जाएगा, फिर वहां से माल बिकेगा। कुछ माल उधार में बिकेगा जो आपके रिसीवेबल खड़े रहेंगे। तो इस तरह की एक जो पूरी साइकिल होती है वर्किंग कैपिटल की, इसके लिए जो पूंजी की जरूरत होती है बैंक उसको लिमिट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में आपको देता है।
यानी कि एक पूरी जो साइकिल होती है, अगर आप बिजनेसमैन है तो अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहा है। तो इस चीज का भी फाइनेंसिंग बैंक करता है। अब जो मेन जो व्यापारियों को जो लोन मिलता है, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको 10 लाख से नीचे का जो लोन मिलता है उसको मुद्रा लोन कहा जाता है। मुद्रा लोन की विशेषता यह है कि इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई कोलेटरल नहीं देनी होती। मतलब आपको आपकी प्रॉपर्टी या जमीन के कागज बैंक में नहीं रखने होते। ये कोलेटरल फ्री लोन है 10 लाख तक का, जो मेनली छोटे मोटे हमारे जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं उनको मिलता है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके और डिटेल में जान सकते हैं। अब मान के चलिए आपका नया बिजनेस है या आपने नई शॉप खोली है या कुछ नया शुरू करने की, तो आप क्या करते हैं, आप हिचकिचाते हैं बैंक के पास जाने में, ये सोचकर कि मेरे पास तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, बैंक मुझे तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरा तो कुछ अब तक प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपने नया बिजनेस सेटअप भी किया है, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, वो अगले 3 साल के प्रोजेक्शन बना के दे देगा और बैंक आपको उस चीज पर फाइनेंसिंग दे देगा। तो अगर आपने नया बिजनेस भी सेट किया है, करिए, आपको उसके प्रोजेक्शन बनवाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट से और बैंक के पास अप्रोच करिए। अब बात आती है कि ब्रांच मैनेजर से जब आप बात करो तो कॉन्फिडेंटली बात करना है आपको ऐसे बात नहीं करना है कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में बैठा हुआ हूँ। आप ब्रांच मैनेजर से उस तरीके से बात करें जैसे अगर यदि आप किसी और व्यक्ति से, अपने रिलेटिव से पैसा मांगने जाते तो उसको क्या बताते, आप उसको बताते कि मेरा बिजनेस टॉप मॉडल है, मेरा बहुत अच्छा आइडिया है, ये मेरे कैश फ्लोज है, मैं साल 2 साल में पूरा मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर कर लूँगा, मार्केट में ये है। यानी कि आप मार्केटिंग करिए, आप जो प्रपोजल लेके गए हैं बैंक में उसकी बिल्कुल मार्केटिंग करिए, मार्केटियर की तरह। डरिए मत, खुल के बताइए, आपको खोने को कुछ नहीं है। एक एक चीज बताइए और ब्रांच मैनेजर को ऐसे इस तरीके से कन्विंस करिए कि अगर ब्रांच मैनेजर कहे कि अगर आपकी जेब में भी 10 लाख रुपए तो आप मेरे व्यापार में लगा दीजिए, आपको मैं दोगुना रिटर्न करके दूंगा। आप कॉन्फिडेंटली बोलिएगा तो आपका प्रपोजल जरूर सैंक्शन होके रहेगा। अगर आप ऐसे डरे सहमे तरीके से जाओगे ब्रांच में तो काम नहीं चलेगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर क्या रहता है, जब भी आप कोई, जैसे देखो क्या है कि आपने कई बार ये सुना होगा कि बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट, और जैसे मैंने कई व्यापारियों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर पेपर में देखा जाए तो शायद उनकी नेटवर्थ इतनी ना पड़ेगी। तो बैंक क्या है, 2 चीजों पर सबसे ज्यादा महत्व देता है, एक है बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट। जब भी आप बैंक के पास जाएं तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए आपके पास। बैलेंस शीट आपकी नेटवर्थ बताता है, आपके पास क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज है। इनकम स्टेटमेंट बताता है कि साल भर में आपने कितना बेचा, कितना रॉ मटेरियल खरीदा, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए और आपका प्रॉफिट क्या है। मैं आगे वाले वीडियो में डेमो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद अपना प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। देखिए, अगर यदि आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो जब भी आप बैंक के पास जाएं तो पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लेके जाएं और अगले 3 साल का एस्टीमेट और प्रोजेक्शन लेके जाएं बैंक के पास। अगर यदि आपके देखो इनकम टैक्स पिछले 2 साल का ऑडिटेड तो आपके पास होगा ही होगा। अगर प्रोजेक्शन आपके पास ना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लें, वो 500 या 1000 रुपये में आपके वो प्रोजेक्शन बना देगा। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा आसान है। अगर आप वो भी नहीं देना चाहते तो मेरा वीडियो देखते रहिए, अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद घर पर भी बना सकते हैं, तो वो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट
मैं खुद घर पे बना सकता हूँ। ये आपके सामने मैंने बैलेंस शीट खोली हुई है। ये मैंने नीचे फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 एक्सेल फाइलें मिल जाएंगी, उनको आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने जो रेड पार्ट है वो लायबिलिटी में बताया है और ग्रीन पार्ट मैंने एसेट्स में बताया है। तो हम सबसे पहले लायबिलिटी पार्ट्स को देख लेते हैं। ये लायबिलिटी पार्ट है, ये जो आपके सामने है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहला आपको, जैसे जो मेरी एक्सेल शीट है उसमें कुछ नहीं करना आपको, आप ओपन करिए, सिर्फ जो जो ये वाली चीज़ें वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है बैंक से तो कितने का लिया हुआ है वो यहाँ एंटर करिए। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि जिन लोगों से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है उनकी क्या आउटस्टैंडिंग थी, ऑडिटेड बैलेंस शीट में वो डालना है आपको। फिर यहाँ पर आपको टैक्सेशन का डालना है कि कुछ अगर यदि कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज या टैक्सेशन जो आपको लगता है कि भविष्य में प्रोविजन करना पड़ेगा वो आपको यहाँ डालना है। तो इस तरीके से देखिए, जो मेरी टोटल करेंट लायबिलिटीज है वो हो गई 30,88,000। फिर आता है टर्म लायबिलिटी। अगर आपने बैंक से कोई टर्म लोन ले रखा है तो वो आपको यहाँ एंटर करना है। फिर अनसेक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर अदर ग्रुप कंपनीज, मतलब कि अगर मैंने कोई अनसेक्योर्ड लोन लिया हुआ है अपने ब्रदर से, रिलेटिव से, तो मुझे वो यहाँ डालना है। तो इस तरीके से टोटल लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी 168,97,000 रुपये हुआ। अब आती है नेटवर्थ की। जैसे कोई भी जो प्रमोटर होता है वो कुछ पैसा लगाता है अपनी कंपनी में, तो वो जो पैसा लगाता है वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। तो जितना पैसा इनिशियली लगाया गया था वो आपको यहाँ डालना है। जैसे इसके अंदर 78,29,000 रुपये प्रमोटर की इक्विटी है। तो इस तरह देखा जाए तो टोटल लायबिलिटी 247,26,000 की है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पिछले ऑडिटेड। तो इसी तरीके से आपको एस्टीमेट और प्रोजेक्टेड बनाने हैं, यानी कि इनमें आप अपने अकॉर्डिंगली 5% या 10% का इजाफा कर सकते हैं, जैसा कि आपको सूट करे। अब बात करते हैं एसेट्स को लेके कि एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा करंट एसेट्स। जो कैश वगैरह आपके बैंक अकाउंट में था 31 मार्च की डेट को, वो यहाँ आ जाएगा। रिसीवेबल, जो आपको बाजार से जिन लोगों से पैसा लेना था वो यहाँ आ जाएगा। तो टोटल 12,41,000 हो गया। अब आते हैं अगले मटेरियल पे। फिनिश गुड अगर आपके पास कितना है वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो टोटल इन्वेंट्री आपकी हो गई 233,64,000। इन्वेंट्री के अंदर आपका ये भी आ गया, ये तो इस तरह ये 233,64,000। अब एडवांस टू सप्लायर, मतलब कुछ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको कभी कभी किसी को एडवांस देना होता है तो वो आपको यहाँ लिखना है। फिर लोन एंड एडवांस, मतलब कि आपकी कंपनी ने भी किसी को लोन दिया हो तो वो आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से टोटल करेंट एसेट्स आपके हो गए 238,53,000। अब आते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब होता है कि फिक्सचर एंड फर्नीचर को, जो ठोस कुछ ऐसा एसेट जो टेंजिबल एसेट्स अगर आपने लगाया हुआ है। अब इसमें 7,71,000 का एसेट्स है, उसके अंदर यानी उस साल का डेप्रीशिएशन 0.3 हो गया, तो टोटल नेट ब्लॉक 7.38 का। अब ये डिपॉजिट से, अगर यदि आपका कुछ फिक्स डिपॉजिट्स अगर आपने बैंक में रखा हुआ है तो आप उसको यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके टोटल एसेट्स हो गए 247,26,000। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहे तो मतलब आपने कुछ ना कुछ चीज फॉरगॉन करी है। जैसे आपने ये ऑडिटेड बनाए वैसे ही आपको एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बनाने हैं अगले 3 साल के। तो ये तो हो गई, हमने बैलेंस शीट की बात कर ली। आइए हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा।
ये अब आपके सामने ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट खुला हुआ है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि साल भर में मैंने कितना तो रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस किया, क्या मेरी कॉस्टिंग आई, और टोटल मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है टैक्सेस को काट के वो कितना है। अब मैं आपको बात करता हूँ 2019 और 20 के ऑडिटेड फिगर्स हम देखते हैं। इसके अंदर देखिए सानी ज्वेलर्स की जो डोमेस्टिक सेल्स हुई थी वो हुई थी 129,10,000 की। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसके अंदर सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इनका आया था 119,36,000 का। फिर इसके साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएट हो जाती है, पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्ट लेबर, मतलब आपने कुछ अगर अपने यहाँ लेबर रखी हुई है या आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाड़ा या ट्रांसपोर्ट का चार्जेस। फिर डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, मतलब कि आपका कुछ जो फिक्स एसेट्स है उस पर जो डेप्रीशिएशन लगा वो भी आप यहाँ पर एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई आपकी 126,59,000। अब यहाँ पर देखिए जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश प्रोडक्ट था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट था, मतलब 1 अप्रैल 2019 को जो था ओपनिंग वो आपको यहाँ लिखना है। फिर क्लोजिंग मतलब 221 लाख रुपए का जो 31 मार्च 2020 को जो था आपका क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स वो आपको माइनस कर देने। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 99.96। अब नीचे आता है सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब अगर आपने कुछ एडवर्टीजमेंट करा है या किसी तरह का और कुछ एड्स वगैरह दिए तो वो आपको यहाँ माइनस करने हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका हो गया 25,66,000। फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, मतलब अगर आपने बैंक से या कुछ लोन ले रखा है वर्किंग कैपिटल में तो उसका आपने जो ब्याज दिया है बैंक को वो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। फिर अदर फाइनेंस चार्ज में आप प्रोसेसिंग फीस या कुछ और बैंक ने जो चार्ज लगाए वो आप यहाँ माइनस करेंगे। तो अगर आप 14.16 लैक्स को माइनस करेंगे यहाँ पर तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया 11.50। अब इसके अंदर भी आपको फिर टैक्स रिड्यूस करने हैं जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं। तो फिर टैक्सेस जैसे 1 लाख था तो फिर उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट और लॉस आ गया 10.5 लैक्स। तो ये बड़ा ही सिंपल है। ये मैंने जो बताया है वो था ऑडिटेड बैलेंस शीट का। अब जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो अब आप उसके हिसाब से एस्टिमेट और प्रोजेक्टेड भी कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आप क्या करेंगे कि सेल्स है तो आप एस्टिमेट करके चलिए कि आपकी सेल्स हर साल 10% बढ़ेगी। अगर 10% सेल्स बढ़ेगी तो उसके हिसाब से फिर आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिर आपके फिर डेप्रीशिएशन, हर चीज में उतना उतना फर्क आएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा अपना इंटेलिजेंसी यूज करके उसको इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों तैयार हो जाएंगे और आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि फिर उसके बाद आपको सिर्फ अपनी ये थोड़ी बहुत ये नंबर्स ही चेंज करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका सॉल्यूशन या समाधान ना मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।